जय हिंद। वापस से थोड़ा सा एक ब्रेक लगा, आईपीओस पर थोड़ा सा ब्रेक लगा, पर वापस से आईपीओस आने स्टार्ट हो गए और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। रीजन इज यार कंपनी जो है वो अच्छी वैल्यूएशंस पर लेकर आ रही है। जब से क्या है ना, सेबी ने ये थोड़े से टाइट करा है ना कि भैया आप बताओ किस हिसाब से आप लेकर आ रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है, एक वैल्यूएशन मिल रही है, इन्वेस्टर्स को भी अच्छा खासा टेबल पर कुछ छोड़ के जा रहे हैं, कंपनीज को भी प्रॉफिट हो रहा है, ओएफएस भी आ रहा है, फुल आई शुड से फुल इशू प्राइस पर भी आ रहा है, और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोगों को अलॉटमेंट वगैरह भी मिल रही है। अलॉटमेंट वगैरह भी, मैं मेन वर्ड की बात कर रहा हूं। एसएमई में तो पता है अब 90% का रूल्स आ गया, फिर एसएमई में एक और रूल आने वाला है कि भाई मिनिमम एप्लीकेशन 5 लाख की कर दो, ये रिटेल वालों को हटा दो। ठीक है, जो भी चल रहा है, हमारा कर्तव्य है कि आईपीओ देखेंगे कि भाई लगाना है या नहीं लगाना, लगाना है तो कितने अलॉटमेंट से, कितने अकाउंट से लगाना है इशूड से, उसी हिसाब से पता चलेगा कि कितना ओवर सब्सक्राइब होगा, लिस्टिंग गेन क्या होंगे, यहां पर मैं सब कुछ बताऊंगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में एक और आईपीओ का एनालिसिस करेंगे। सैंडस्टार करके एक आईपीओ आया है, राइट। बिजनेस मॉडल क्या है कंपनी का, फाइनेंशियल्स क्या है, प्रमोटर की होल्डिंग्स कितना है, कितना फ्रेश इशू है, कितना ओएफएस है, किस फेस वैल्यू पर ला रहे हो, किस वैल्यूएशंस पे ला रहे हो, पैसा किस लिए उठा रहे हो, और इन सब पॉइंट्स को देखने के बाद पता चलेगा लगाना है या फिर नहीं लगाना। तो एक काम करता है, विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते हैं अपने एनालिसिस में और देखते हैं कि रीसेंट परफॉर्मेंस भी कैसी रही थी। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, गुड न्यूज इज कि हम लोग 240 के हो गए हैं और रिसेंटली जल्दी से ही आपके सपोर्ट से हम लोग 250 के हिट भी करेंगे। 250 के हिट होते ही मेरा एक प्रॉमिस है कि मैं आपको देने वाला हूं एक बढ़िया सी स्ट्रैटेजी, जिससे सिंप्लीफाइड वे में आप इंट्राडे और पोजिशनल पे भी काम कर पाओगे, ब्रो प्रॉमिस। अब अगर टेबल की बात करें तो यहां पर आया था एमक्योर, बंसल, इनके भी आईपीओ आए थे, राइट। और यहां पर भी मैंने सब जो है, जैसे ये बंसल का आईपीओ देख सकते हो, ये नमिता का आईपीओ देख सकते हो, यहां पर भी मैंने डाला था और क्या परफॉर्मेंस रही जरा वो भी देखें। तो मैंने यहां पर ये बोला था कि एमक्योर फार्मा अप्लाई फॉर 20 to 30, बंसल फॉर 15 to 30, दोनों में मैंने 30 के आसपास ही एक्सपेक्ट किया था। और हुआ क्या, ये देखो, एमक्योर फार्मा में 30 एक्सपेक्ट कर रहा था, लिस्ट हुआ 31 पे। पहले ही कैलकुलेट करके बता दिया, राइट। वीडियो में भी यही चीज बोली कि भैया 30% के आसपास लिस्टिंग गेन बनेंगे, और ये डॉट टू डॉट बैठा। बंसल में जब लोग कह रहे थे अरे ये वाला आईपीओ बड़ा है, इसके मार्जिन वगैरह कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा, 1-2% के मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है, तब भी मैंने आपको क्या बोला कि भैया 30% के आसपास लिस्टिंग गेन मिलेंगे। और कितने पे लिस्ट हुआ, बम्पर 39% पे लिस्ट हुआ। 5-7%, 5-7 दिन में, राइट। 7 डेज का कैलेंडर रहता है, 3 दिन का आईपीओ, 2 दिन छुट्टी रहती है, तीसरे दिन ये लिस्ट हो जाता है T+3 के हिसाब से। तो 40% गेन्स मिलना काफी अच्छी बात है। तो इसी तरीके से ये जो मैंने प्रेडिक्ट किया था दोनों के लिए, आज भी मैं यही प्रेडिक्ट करूंगा कि भाई, प्रेडिक्ट नहीं एज एन एनालिसिस के साथ, राइट, कि सैंडस्टार में क्या होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन कितना होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, कितने अकाउंट अप्लाई करना है, कौन सी कैटेगरी में, सब देखेंगे। शुरू करते हैं बिजनेस मॉडल के साथ विदाउट वेस्टिंग टाइम। Senstar Limited manufactures specialty plant-based products and ingredient solutions for food, pet food and other industrial applications in India. Plant-based products क्या होते हैं? For example, आपने कॉर्न ले लिया, मेज यानी कॉर्न हो गया, मक्का हो गया, या फिर आपने बाकी प्रोटीन्स वगैरह सॉल्यूशंस ले लिया, सोए हो गया। तो इस टाइप से जो प्रोडक्ट्स वगैरह आते हैं ना, और वो उनसे मिलाकर जो बनता है वो प्लांट बेस्ड बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर कंपनी क्या बोलती है, द कंपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड्स लिक्विड ग्लूकोज, थोड़ा सा नीचे करते हुए वाली लाइन, हम ये वाली लाइन पाएंगे, लिक्विड ग्लूकोज, ड्राइड ग्लूकोज हो गया, मेल्टोडेक्स्ट्रिन पाउडर हो गया, डेक्सट्रोज हो गया, मोनोहाइड्रेट, नेटिव मेज जो मैं मक्का की बात कर रहा था, मॉडिफाइड मेज हो गया, बाय प्रोडक्ट जो होते हैं उसके, वो सब भी इन्होंने यहां पर निकालकर वगैरह दे दिए, प्रोटीन वगैरह से रिलेटेड, राइट। तो अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, क्या क्या आ रहा है इंग्रेडिएंट्स में, थिकनर्स आ गया, राइट, स्टेबलाइजर्स आ गया, स्वीटनर्स, एमल्सीफायर्स, एडिटिव्स, ये सब वो वाले प्रोडक्ट्स हैं। सपोज करो जैसे आपने देखा है कि आप पैक्ड फूड वगैरह खाते हो, तो उसमें ये सब शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए ये सब ऐड वगैरह किए जाते हैं। जैसे जूसेस हो गए हमारे, अभी आप सपोज करो आप दुकान पर जाओ और उसको बोलो भैया मुझे ना मौसमी का जूस चाहिए या ऑरेंज का जूस चाहिए, वो निकालेगा, आपको पकड़ा देगा, आपको हैंड टू हैंड पीना पड़ेगा। अगर आपने वो ऑरेंज जूस रख दिया 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, वो कड़वा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए ये कंपनीज वगैरह क्या करती है, जैसे रियल हो गया, ट्रॉपिकाना हो गया, ये सब चीजें ऐड करती हैं। तो अब यहां से ये चीज कैच करो कि जो सैंडस्टार बना रहा है वो अपने B2B क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर रहा है, ये वो चीज बना रहे हैं जो आगे कंपनी को बेची जाती है।
जैसे कि ये देख सकते हो पास्ता, सूप, केचप वगैरह। अभी आप रियल टमाटो को लो, उसकी प्यूरी निकालो, थोड़ी देर में खराब हो जाएगी, बट ये लोग क्या करते हैं उनमें ऐड कर देते हैं। चलो वापस आते हैं, फिर उसके बाद ये क्या बोलते हैं, कहाँ कहाँ इनके ऑपरेशंस है। द कंपनी हैज 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कवरिंग ऑलमोस्ट 10 मिलियन, यानी कि 1 करोड़ स्क्वायर फीट का एरिया हो गया। कहाँ पर, एक धूले में यानी महाराष्ट्र हो गया, दूसरा कच्छ यानी गुजरात हो गया। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 3 लाख टन पर एनम, यानी कि 1100 टन पर डे की कैपेसिटी पे काम करते हैं। 5th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉर्न बेस्ड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स है, मतलब 5वें नंबर पे कहीं ना कहीं स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, कहां कहां माल बेचते हो। द कंपनी एक्सपोर्ट्स इन 49 कंट्रीज, एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, यूरोप, ये पूरी दुनिया ही बोल दो यार, ऑल ओवर वर्ल्ड लिख दिया करो। ठीक है, इंडिया में कहां है, 22 स्टेट्स में है, अभी कुछ स्टेट्स भी बाकी हैं, 22 स्टेट्स में तो इनकी प्रेजेंस वगैरह ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, एज ऑफ नाउ बात करें, एज ऑफ नाउ तो डेफिनेटली अच्छा लग रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोलनी चाहिए, बाकी जो स्टेट्स वगैरह या यूटीज बची हैं उनको कवर करना चाहिए इन लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, जरा कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे। पहले तो हम लोग, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है, चलिए जी, 19 तारीख को आईपीओ आ रहा है, फिर उसके बाद सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, तो मंडे ट्यूसडे यानी ये 3 दिन तक आईपीओ रहेगा। फिर उसके बाद वेडनेसडे 24 तारीख को अलॉटमेंट, किस किस को अलॉटमेंट मिली, किस किस को लकी ड्रॉ नहीं मिला। रिफंड आएगा और शेयर्स आएंगे 25 तारीख को, और 26 जुलाई को यहां पर स्टॉक लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूएशंस पे। ऑलराइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फेस वैल्यू पहले से ही प्री स्प्लिट है, 2 रुपए है। प्राइस बैंड की बात करूं तो 90 से 95 रुपए का प्राइस बैंड रखा, इसको 99 ही कर देते ये लोग, तो 90 से 95 रखा है, हम लोग करेंगे ये 95 पे अप्लाई। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, कई लोग पूछते हैं कि यार मेरी एप्लीकेशन जो है ना वो रिजेक्ट हो जाती है, मैं डालता हूं वो रिजेक्ट हो जाती है, क्यों रिजेक्ट होती है, पहले मैं आपको 2-3 रीजंस बताता हूं कि आईपीओ में क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। नंबर 1, ये जो अपर बैंड है इस पे ही अप्लाई करना है। 90, 90, 91, 92, 93, 90, 91, कई लोग ना बोलते हैं कि सर नंबर इंग्लिश में बोला करो, चलो ठीक है, 90, 91, 92, 93, 94, इन सब पे नहीं अप्लाई करना है, मैनुअली पुट ऑप्शन नहीं करना है, हमेशा इस पे 95 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कि अगर आप सपोज कर रहे हो कि मैं एक ही पैन कार्ड से, आपके पास हो सकता है ज़ीरोधा का अकाउंट हो, एंजल हो, अपस्टॉक्स हो, ग्रो, राइट, तो मैं 4 लगा दूं, रिजेक्ट हो जाएंगी। 1 पैन कार्ड 1 एप्लीकेशन, ये रूल है सेबी का, राइट। मैं तो पता क्या करता हूं, वो जो एक बॉक्स बनाता है कट ऑफ प्राइस, उस पर टिक मार दो, कंपनी जो प्राइस चूज करेगी उस पर ही आएगा, 95 पे ही आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, तो इन्होंने 150 शेयर्स का एक लॉट रख दिया। अब कंपनी कह रही है कि भैया मुझे 510 करोड़ रुपए चाहिए, मुझे 500 करोड़ रुपए चाहिए, बट उसमें से सिर्फ 397 करोड़, नियर टू 400 करोड़ के आसपास जो है वो एफआई है, एफआई यानी फ्रेश इशू है, बाकी 113 करोड़ जो है वो क्या है, ऑफर फॉर सेल है। ये क्या है, ये क्या है, दोनों चीज समझाता हूं। चलिए चलते हैं अपने एक लर्निंग लेसन में। देखो, आगे बढ़ने के लिए ये तो इंपॉर्टेंट है, कोई भी कंपनी हो, रिलायंस हो, जियो हो, टाटा हो, बिरला हो, कोई भी हो, उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट लगेगी, क्योंकि वो मार्केट से कम कॉस्ट पे उठाएंगे, उसको माल बेचेंगे और अच्छे खासे रेट पे ग्रो करेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं फंड्स रिक्वायर्ड। ठीक है, कंपनी ने कहा कि मुझे पैसों की जरूरत है। ठीक है, अब कंपनी के पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है डेट, यानी कि उधार, जिसको बोल सकते हो आप डेट या फिर लोन, मॉर्टगेज। तो कंपनी यहां पर क्या करती है, किसी बैंक के पास जाएगी कि बैंक मुझे लोन चाहिए। बैंक ने कहा कितना चाहिए, इसने कहा इतना चाहिए। उसने कहा ठीक है मैं आपको लोन दूंगी, आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, जैसे हम लोग होम लोन, कार लोन, ईएमआई, स्टडी लोन, ये कुछ भी लेते हैं। अब यहां पर एक ड्रॉबैक क्या है, चाहे आप प्रॉफिट में हो, चाहे आप प्रॉफिट में हो, चाहे आप लॉस में हो, राइट, चाहे आप कमा रहे हो, नहीं कमा रहे हो, प्रोडक्शन हो रही है, नहीं हो रही है, स्ट्राइक हो रही है, व्हाटएवर इट इज, यहां पर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज देना ही पड़ेगा, और धीरे धीरे आपको ये वाला जो लोन है ये भी पे ऑफ करना पड़ेगा, जैसे हम लोग ईएमआई में देते हैं। दूसरा ऑप्शन है इक्विटी। अब यहां पर लायबिलिटी क्या बन गई, आपको पे करना ही पड़ेगा, राइट। इसके ऑपोजिट दूसरे का ऑप्शन है इक्विटी। आपने कहा कि मैं आपको अपना भागीदार बनाऊंगा प्रॉफिट में, और जैसे जैसे मेरी कंपनी ग्रो करेगी, मेरी कंपनी की वैल्यू ग्रो करेगी, और मैं आपको पैसा दे दूंगा, एज इन शेयर्स में पैसा मिल जाएगा। अब इक्विटी के 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन है प्राइवेट प्लेसमेंट
और एक ऑप्शन है मेरे पास स्टॉक एक्सचेंज। दोनों समझाता हूं। प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया, यहां पर कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट नहीं होगी। जैसे आप शार्क टैंक में देखते हो, शार्क मुझे पैसे चाहिए, मैं अपनी कंपनी का 2% आपको दूंगा 10 लाख के बदले, राइट। किसी ने आके ऐसा ऑफर दिया, किसी शार्क ने एक्सेप्ट कर लिया, तो वहां पर प्राइवेट प्लेसमेंट हो जाती है, स्टॉक लिस्ट नहीं होता है। जैसे कंपनी ग्रो करेगी तो उसको एक आधा एग्जिट रूट वगैरह मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी एग्जिट रूट की कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि रेट ऊपर नीचे तो आपको दिख नहीं रहा, ये चीज है। दूसरी तरफ आपने कहा कि मैं अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराऊंगा। यहां पर क्या होगा, स्टॉक एक्सचेंज पे जब आप लिस्ट कराओगे तो रेट ऊपर नीचे होगा, तो एग्जिट रूट मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कंपनी ने कहा कि मुझे चाहिए 510 करोड़ रुपए। अब जैसे ही ये 510 करोड़ रुपए लेती है, उसमें से ध्यान से सुनना क्या होगा, 510 करोड़ में से 397 जो होता है, यानी कि 78% जो है वो जाएगा कंपनी के पास, क्योंकि ये फ्रेश इशू है। और बाकी जो 22% था, यानी कुछ 113 करोड़ रुपए के आसपास, ये 22% जाएगा प्राइवेट प्लेसमेंट वाले बंदे के पास, जिसके पास ऑलरेडी माल पड़ा हुआ है। सेलिंग शेयर होल्डर हो सकता है, प्राइवेट प्लेसमेंट वाला हो सकता है, या प्रमोटर वाला हो सकता है। एज ऑफ नाउ 22-78 बैलेंस्ड है, बहुत अच्छी सिचुएशन है। कई बार हम लोगों ने देखा है 70% होता है ये प्राइवेट प्लेसमेंट वाले का, यानी सेलिंग शेयर होल्डर्स का, जिसको ओएफएस बोला जाता है टेक्निकल टर्म्स में, और बाकी 30-40% मिल जाता है ये कंपनी के खाते में। ये बहुत अच्छी सिचुएशन है, इसकी फोटो निकाल लेना। आगे जितने भी आईपीओज आ रहे हैं या ओएफएस वगैरह आ रहे हैं, उनको इस हिसाब से एनालिसिस करना है। कैटेगरी वाइज देखते हैं, एक एक लॉट इन्होंने कितने का रखा है, पहले उस पर फोकस करेंगे हम लोग। पहले कैटेगरी वाइज देखते हैं जरा। QIB को बोल रहे हैं कि आपको देंगे 50%, रिटेल वालों को देंगे 35%, तो हम इस अप्लाई कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां पर मेरे पास कोटा ज्यादा है। HNI को मिलेगा 15%, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब देखना QIB कैटेगरी का यहां पर कोटा कितना था। यहां पर इनका कोटा इन्होंने बनाया था 153 करोड़ का। एंकर इन्वेस्टर्स वगैरह जो म्यूचुअल फंड्स वाले होते हैं उनको बोला जाता है। सैंडस्टार रेजेस 153, पूरा कोटा यहां पर ऑलरेडी भर चुका है, पूरा कोटा ऑलरेडी भर चुका है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 95 मल्टीप्लाई बाय 150, तो एक लॉट रखा है यहां पर रिटेल वालों के लिए 14,250 का। लकी 14 में अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 2 लाख 199 के आसपास, और 10 लाख से ऊपर एप्लीकेशन जाती है तो वो जाएगा BHNI कैटेगरी में। प्रमोटर की बात करें तो एज ऑफ नाउ प्रमोटर के पास कितना है, एज ऑफ नाउ प्रमोटर के पास 99.77, ऑलमोस्ट 100% है, और इसको डाइल्यूट करने के बाद भी इनके पास 70% बचेगा, विच इज डेफिनेटली गुड। देखो सेबी का रूल ये बोलता है एक प्रमोटर एक लिस्टेड कंपनी में मैक्सिमम 75% होल्ड कर सकता है। अगर उसका 76 है तो आगे उसको OFS लाना पड़ेगा या इशू करना पड़ेगा, उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। जिस हिसाब से ये सिचुएशन डेफिनेटली बहुत अच्छी है। अब आते हैं सारा कच्चा चिट्ठा जिसका हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, वो है फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स स्टार्ट करते हैं। फुल ईयर, अब सब फुल ईयर देने लगे, बहुत ही अच्छी बात है। एसेट्स की बात करूं 207 करोड़ के एसेट थे, 368, ऑलमोस्ट 50% पे ग्रोथ हुई, इनफैक्ट मोर देन दैट, और ये हो गया 527। देख रहे हो 207 से 2 साल में इनके 527, डबल से भी ज्यादा हो गए, डबल से भी ज्यादा, 100% ग्रोथ है एसेट्स में, और बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट रेवेन्यू यानी सेल्स, 500 करोड़ की सेल्स हुई, फिर ये हो गई 1200 करोड़, डबल से ज्यादा ग्रोथ हुई, और यहां पे थोड़ा सा हिट हुआ 1100 करोड़, उतना सेल्स नहीं कर पाए जितना लास्ट ईयर था, ठीक है। प्रॉफिट 500 करोड़ पे सिर्फ 15-16 करोड़ का प्रॉफिट था, 3% मार्जिन थे। 1200 करोड़ पे 4% का था, अगेन 3% ही मार्जिन है। बट अब देखना सेल्स में डिप हुआ बट प्रॉफिट बढ़ गया, सेल्स में डिप हुआ बट प्रॉफिट बढ़ गया, यहां पर 6% के आसपास मार्जिन हो गया। तो अब इन्होंने दो चीज करी, अपने एक्सपेंसेस मैनेज करे और धीरे धीरे अपने जो प्रोडक्ट्स थे उनको आगे पास ऑन शुरू करा, मतलब प्राइस को आगे पास ऑन शुरू करा। जो चीज पहले 10 रुपए की प्रोड्यूस कर रहे थे, बेच रहे थे उसको 13 रुपए के आसपास, राइट, तो थोड़ा बहुत मार्जिन आता था, एक्सपेंसेस वगैरह और माइनस कर दिए, अब उसके पास बचता था इनके पास सिर्फ 3% के आसपास। फिर इन्होंने अब उसको 13.5 कर दिया, धीरे धीरे 14 करेंगे, 15-17, धीरे धीरे प्राइस वगैरह बढ़ाएंगे। तो मार्जिन जैसे ही बढ़ता है वो अच्छा लगता है लोगों को कि अब ये बेस प्राइस बन गया, इससे नीचे हम लोग नहीं बेच सकते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, रिजर्व्स की बात करें तो 55 करोड़ के रिजर्व से ट्रिपल हो गए, 150 करोड़, फिर और जंप आया 225 करोड़। सेम टाइम पे बोरिंग्स देखो 80 करोड़,
111 करोड़, 127। बोरिंग्स उतनी नहीं बढ़ी जितनी रिजर्व्स है, यहां पर इनको बोरिंग्स रिड्यूस करनी चाहिए, ताकि ताकि अभी देखो होगा क्या, मैं मान लेता हूं 7% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है आरबीआई का, 127 करोड़ रुपए इन्होंने यहां पर 127 करोड़ रुपए का यहां पर इन्होंने ऑलमोस्ट उठा रखा है, राइट। और अगर मैं 7% का मार्जिन भी मानूं तो ये ऑलमोस्ट 8 करोड़ के आसपास यहां पर इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे ऑन एन एवरेज। तो ये 8 करोड़ जब रिड्यूस हो जाएगा तो ये अगर सेम टाइम पर भी होगा तो ये मेरा 75 करोड़ हो गया। आप जंप देख रहे हो, एकदम से जंप आ गया इसमें, ये चीज मैं समझाना चाह रहा था। देखते हैं भाई किस किस लिए कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज। रिटर्न ऑन इक्विटी 31, दैट्स गुड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24, क्योंकि डेट से कम हो गया। डेट 0.5 जो हम लोगों ने देख लिया। फिर उसके बाद प्राइस टू बुक 6 टाइम्स है, 6 टाइम्स। और पैट मार्जिन 6% जो भी हम लोगों ने कैलकुलेट करा। पैट मार्जिन थोड़ा सा कम है, एक्चुअली क्या है ना, B2B बिजनेस में ये थोड़ा सा ट्रबल रहता ही रहता है। किस किस लिए पैसा उठा रहे हैं? फंडिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ धूले फैसिलिटी। महाराष्ट्र में जो इनकी फैसिलिटी उसको और बढ़ाएंगे, लैंड लेंगे, मशीनरी लगाएंगे, कैपेसिटी इंस्टॉल करेंगे। रीपेमेंट और प्री पेमेंट इन फुल और सर्टेन बोरिंग जो इन्होंने कंपनी ने रखी है उसको लोन वगैरह यहां पर उतारेंगे। चलिए जी शुरू करते हैं अब अपना पार्ट। नंबर 1, कंपनी कह रही है कि मुझे 510 करोड़ रुपए चाहिए। 95 मल्टीप्लाई बाय 150 का इन्होंने एक लॉट यहां पर बना दिया। ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन। नंबर 1, प्रमोटर के प्रोज और कॉन्स की बात करें, क्रक्स में निकाल देता हूं पूरा आईपीओ। प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग्स बचेगी 70%, दैट इज डेफिनेटली गुड। एंकर इन्वेस्टर पूरा भर चुका है। नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 78% अभी भी कंपनी के पास जाएगा जो एक्सपेंशन में यूज होगा, लोन्स कम करेंगे। उससे भी इंपॉर्टेंट, एसेट्स अच्छे खासे ग्रो हुए लास्ट 2 साल में, सेल्स अच्छी खासी ग्रो हुई, प्रॉफिट अच्छे खासे ग्रो हुए, बोरिंग्स उतनी नहीं बढ़ी जितनी हिसाब से रिजर्व्स वगैरह बढ़े हैं, तो बोरिंग्स पे डेफिनेटली काम करना पड़ेगा। और मार्जिन्स अच्छे खासे इंप्रूव हो रहे हैं। अप्लाई, डेफिनेटली अप्लाई करने वाले हैं। मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करेंगे, जैसा कि हर वीडियो में मैं बोलता हूं, लाइक मम्मी के अकाउंट से, पापा के अकाउंट से, भाई के अकाउंट से, सिस्टर के अकाउंट से, राइट, फैमिली मेंबर्स के, पड़ोसी के, ड्राइवर के, कुत्ते के, बिल्ली के, जिसके भी अकाउंट से अप्लाई करना है बिंदास अप्लाई करो। क्यों? सारा गेम है प्रोबेबिलिटी का। मैंने 10 अभी जैसे मैंने दिखाया भी था कि मुझे एमक्योर फार्मा का भी एक लॉट लगा था, बंसल का भी एक लॉट लगा, बट वो तब लगा जब मैंने 8-8, 10-10 अकाउंट से अप्लाई करे। मैं एक ही अकाउंट से एक लॉट डाल देता, ये हो सकता है एचएनआई कैटेगरी में डाल देता, बहुत ही कम चांसेस है मिलने के। मैं इसीलिए क्या करता हूं, मल्टीपल अकाउंट से एक एक लॉट, 2-2 लॉट लगाता रहता हूं, ताकि मेरे चांसेस वगैरह बढ़ जाएं। ओवर सब्सक्रिप्शन, सेम ब्रैकेट में कोई और आईपीओ तो डेफिनेटली नहीं आ रहा है, जैसे हमने टेबल देखा एज ऑफ नाउ है, राइट। तो कोई और आईपीओ नहीं आ रहा है, इसलिए सारा का सारा फोकस जो रहेगा वो इस पे रहेगा। 65 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो सकता है, 65 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो सकता है। छोटा सा आईपीओ उस कंपैरिजन में 1000-1200 करोड़ नहीं उठा रहे जैसे एमक्योर वगैरह ने उठाया था, राइट। अच्छी बात यह है टेबल पर इन्वेस्टर्स के लिए डेफिनेटली कुछ इन्होंने छोड़ा है, और वो क्या छोड़ा है? वो इन्होंने छोड़ा है कुछ 27 to 42%, 27 से लेकर 42% के आसपास लिस्टिंग गेन हो सकते हैं, तो जो कि हैंडसम लिस्टिंग गेन है 7-8 दिन के हिसाब से, तो राइट। मैं डेफिनेटली अप्लाई करने वाला हूं सेंस्टार के आईपीओ को। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।